हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CS अकेडमी। आज नंबर सिस्टम शुरू करेंगे और ये चैप्टर अंकगणित और एडवांस मैथ दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी एग्जाम्स के लिए नंबर सिस्टम आवश्यक है। तो निरंतर आप नंबर सिस्टम के लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहें। देखेंगे ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, SSC, रेलवे, बैंक और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, जो गणित का सबसे पहला चैप्टर, जिसे हम अंकगणित या एडवांस में दोनों के लिए ही उपयुक्त समझें। और आज हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक के लिए अभी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या SSC की तैयारी करने वाले, जो SSC MTS के लिए हैं, उन सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है नंबर सिस्टम। इसके एक एक प्रश्न को अच्छे से समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। ये हमारा जो टॉपिक है, बिल्कुल जीरो टू हीरो, ये टॉपिक आपका A to Z नंबर सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट इसमें हम डालेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम, यानी संख्याओं के लिखने का जो पैटर्न होता है, उसको हम सिस्टम के तौर पर या उसको हम एक पद्धति के रूप में जानते हैं। तो कहता है कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, ये हमारे अंक जो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक की संख्याएं होती हैं, इन्हें हम डिजिट कहते हैं, अंक। कहता है यह गणितीय विषय का आधार है। यह गणितीय विषय का आधार होता है 1 से लेकर 9 तक की संख्या। कहता है इसका आविष्कार माना जाता है कि अबेकस का आविष्कार, जिस पर इसे गिना गया, इसका आविष्कार चीन में किया गया। अंकों को दर्शाने के लिए संकेतों की आवश्यकता होती है। ये संकेत पूर्णतः वैज्ञानिक तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य होने चाहिए। ऐसे अंक जो पूरे विश्व में सब जगह मान्य हो। इन संकेतों का आविष्कार भारतवर्ष में ही हुआ है। तो जो ये संकेत हैं, इनका आविष्कार भारत में हुआ है। जो 0 से लेकर 9 तक के अंक हैं, इन्हीं अंकों से मिलकर दुनिया की सारी संख्याएं बनती हैं। तो जितने प्रकार की संख्याएं हैं, वो सभी 0 से 9 तक के अंकों से मिलकर बनी हैं। इन 10 संकेतों, देखिए अभी हम आपको ये 10 संकेत आपको देंगे, जैसे आप गिन भी सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इन 10 संकेतों द्वारा प्रयुक्त दार्शनिक पद्धति, यानी कि जो पद्धति होती है, वह डेसिमल सिस्टम कहलाती है। इनमें संख्याओं को लिखने के लिए दाईं ओर से बाईं ओर के पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है, अभी आप देखेंगे। इकाई से बाईं ओर क्रमशः जितना बढ़ते हैं, उतना ही अंकों के मान में 10 गुना की वृद्धि होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर 3, 6, 2, 5 का अगर हम विस्तार करें, तो इसका विस्तार किस प्रकार से होगा। देखिए, ये है 3 इंटू 1000 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 5। तो जैसे जैसे आप बढ़ते गए, वैसे वैसे इनका विस्तार होते गया, दाएं से बाईं ओर विस्तार होता गया। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, इन संख्याओं को देखा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस प्रकार से हमारी संख्याएं मिलकर बनी हैं। तो पूरा नंबर सिस्टम तो इस प्रकार से हम इकाई की बात करें, तो किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो, तो उस संख्या का वैल्यू हो जाता है 1, यानी कि इकाई। हम दहाई की बात करें, तो दहाई के लिए क्या हो जाएगा, 10 का पावर 1, सैकड़ा 10 का पावर 2, हजार 10 का पावर 3, 4, 5, 6। एकदम बेसिक से चलेंगे हम लोग, एकदम जीरो लेवल से 7,
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। तो ये हमारी संख्या के लिखने की पद्धति है जो दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ जाती है, और ये करीब 19 संख्याएं हैं जिन्हें हम लिख सकते हैं। 19 तरह से हम इन्हें लिख सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, उसके बाद अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख और महाशंख। तो इसको अच्छे से आप याद रखेंगे। इन संख्याओं की अगर हम बात करें तो इनका प्रयोग अगर हम देखें, इनका अगर विस्तार देखें हम, तो हम कैसे इसको प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए 3 6 9 4, तो इनका विस्तार कैसे करेंगे हम। तो ये कहता है 3 गुना 1000 प्लस 6 गुणा 100 प्लस 9 गुणा 10 प्लस 4। तो इसमें आप देखेंगे 10 100 और ये क्या है आपका 1000। तो इस प्रकार से संख्याओं का विस्तार करना चाहिए। ऐसे ही अगर हम ले लें 5 7 6 2, तो 5 गुना 1000 प्लस 7 गुना 100 प्लस 6 गुणा 10 प्लस 2। तो ये संख्या का विस्तार इसी आधार पे होता है। तो चलिए हम आगे अगर देखें तो हम इनके कुछ स्थानीय नाम देखेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं। तो अब हम देखेंगे स्थानीय नाम, जो भारतीय विधि है, इसको लिखने की जो भारतीय विधि है उसके बारे में अगर हम देखें तो ये कहता है इकाई, यानी इकाई 1, या हम यूं बोलें तो 10 का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1, यानी कि 10 का मतलब होता है 1 0, 2 का मतलब होता है 100। तो इस विधि में भी हम इसको देख सकते हैं, जिसमें इकाई में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। तो ये आपका 1000, ये 10,000, अगर हम इसको बात करें ये 5 लाख, और इसके आगे आप जितना जीरो बढ़ाएंगे, पावर जो दिख रहा है वो सभी जीरो होंगे। उसके बाद कहता है स्थानीय मान। अंतरराष्ट्रीय विधि की अगर हम बात करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, इसके बाद ट्रिलियन। तो ये आपका ये अंतरराष्ट्रीय विधि है, जो आपका 10 का पावर 0 यानी वैल्यू 1 होगा, 10 का पावर 1 यानी 10, 10 का पावर 2 100, 3 1000, ये आपका 10,000, और ऐसे ही आगे आपका जीरो लग जाएगा। तो बिल्कुल एकदम जीरो लेवल का आपका ये नंबर सिस्टम हमने शुरू किया है, जो बिल्कुल निम्न स्तर से हम चलेंगे ताकि हर किसी का अच्छे से डेवलप हो सके, और एक बार पढ़ें भूलना नहीं इस चीज़ को, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। आगे की बात करें तो कहता है कि भाई अंकों का नाम, अंकों का अगर हम नाम देखें तो अंकों का नाम कैसे है भाई। तो अंकों का नामकरण किया गया है, इसके दो है। पहला जो इसका नाम है वह है इसका स्थानीय मान, और दूसरा जो इसका नाम है वह है इसका जातीय मान। जातीय मान यानी कि इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, जातीय मान, या इसको हम बोलते हैं अंकित मान यानी फेस वैल्यू, और इसको बोलते हैं स्थानीय मान, जिसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और आपका फेस वैल्यू। तो संख्या के यानी अंकों के दो नाम हैं जो एक पैटर्न में आते हैं,
प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, ये आपका जातीय मान क्या कहता है, तो किसी संख्या में अंकों का मान जो उसका वास्तविक मान होता है। एक तरह से देखें, जो उसका वास्तविक मान होता है, और यहां पर कहता है कि अंकों की स्थिति को बताता है, अंकों की स्थिति को बताता है। तो ये दो नाम हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें 3, 5, 6, 7, 2 है ना, तो इस संख्या में इसमें 5 का स्थानीय मान एवं जातीय मान क्या होगा। अगर ये प्रश्न है तो कहता है इसमें 5 का स्थानीय मान एवं जातीय मान क्या होगा। तो हम यहाँ पे अगर सबका देखें, सभी संख्याओं का देखें, तो देखिए इसमें 2 है तो 2, 7 है तो 7 के बाद एक संख्या यानी कि 1 0 आएगा, 6 है तो 6 के बाद 2 अंक है तो 2 0, ये इसका स्थानीय मान है। 5 के बाद 3 संख्या है 3 0, और अगर 3 का कहता तो 3 के आगे 4 डिजिट हैं तो ये 4 0 इसमें आएगा। तो यह इसका स्थानीय मान हुआ। तो 5 का स्थानीय मान क्या हुआ भाई, 5 का स्थानीय मान 5000 हो जाएगा, और 5 का यही वैल्यू सेम जो उसका वास्तविक मान होता है, यही इसका जातीय मान होगा। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आप देखें संख्या पद्धति में कि भाई अंकों का नाम क्या होगा, तो 2 नाम होंगे, जातीय मान और स्थानीय मान। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर नंबर। अगर हम नंबर की बात करें, नंबर यानी संख्या की बात करें, तो संख्या 2 प्रकार की होती है। सारी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं, वे संख्याएं 2 प्रकार की हैं। एक है आपकी रियल नंबर, एक रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, और एक होती हैं आपकी इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये आपकी होती हैं काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं वे होती है जिन्हें नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है। यानी कि अगर नंबर लाइन की बात करें तो बीच का जो अंक होता है वो 0, और इस तरह से आगे और इधर पीछे पढ़ें तो ये आपका ऋणात्मक होता है, ये आपका माइनस इन्फिनिटी, और ये प्लस धनात्मक प्लस इन्फिनिटी तक की जो संख्याएं होती हैं, ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं वे होती हैं जिन्हें नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है, जो इस प्रकार से होती है +1, +2, +3 और आगे ऐसे ही, है ना। उसके बाद होती है -1, -2, -3, -4। तो ये सभी संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है। तो इन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, जो एक तरह से अगर हम बात करें, वे संख्याएं जो निगेटिव में स्क्वायर रूट के अंदर जो आती हैं, वे संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं। स्क्वायर रूट
ऑफ निगेटिव नंबर, ये वो संख्याएं हमारी काल्पनिक संख्याएं होती है। जैसे माइनस, अगर हम बात करें 2, -3, -7, -8, ये सभी संख्याएं जो हमारी होती हैं, ये सभी संख्याएं हमारी इमेजिनरी नंबर होती है। तो इनमें अगर हम बात करें तो जैसे हम इसको अलग करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये 2 प्लस का होगा। जैसे आप घातांक का नियम जानते हैं, घात घातांक करनी में आपने देखा, अभी आप देखेंगे कि जब हम इसके गुणा करेंगे हम करणियों का, तो ये 2 गुणा -1 जो होता है आपका। अच्छा, एक चीज और अगर देखें कि भाई -1 रूट में रहेगा, तो इसे हम किससे सूचित करते हैं? आयोटा से सूचित करते हैं। तो -1 लगने का मतलब क्या है कि √2 आयोटा। अगर हम यहाँ पर √3 गुना, अगर √3 गुना -1 करें तो √3 आयोटा। इस प्रकार से हमारी जो संख्याएं हो जाएंगी, ये पूरी की पूरी हमारी संख्याएं, ये काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी। जो तीसरी संख्याएं है वो सम्मिश्र संख्या है। जो हमारी तीसरी संख्या है, सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं जिन्हें हम कह सकते हैं कि वास्तविक और अवास्तविक, वास्तविक प्लस अवास्तविक दोनों संख्याओं का इसमें योग होता है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको a प्लस आयोटा b लिखेंगे, a प्लस आयोटा b। ये आपकी a जो है ये वास्तविक संख्या है और आयोटा b जिसमें लगा है ये आपकी अवास्तविक संख्या है। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसमें 2 + 3 आयोटा हम लें तो ये भी हमारी कैसी संख्या है? सम्मिश्र संख्या है। यानी कि इसमें 2 जो है हमारा रियल नंबर है और 3 आयोटा जो है इमेजिनरी नंबर है। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे रियल नंबर में, भाई रियल नंबर जो है इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है? रियल नंबर, तो रियल नंबर हमारी क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। रियल नंबर 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो होती है पूर्णांक। देखिए ये होती हैं पूर्णांक संख्याएं होती हैं और एक होती है आपकी दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं होती है हमारी एक तरह से इंटीजर्स की बात करें, और ये दशमलव संख्या। तो पूर्णांक संख्या में 2 प्रकार के होते हैं पूर्णांक संख्या, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होती है पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्याएं होती है और एक होती है आपकी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। दशमलव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देख लें यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक क्या होती है। धनात्मक संख्याएं होती है +1 +2 +3, ये हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं। और ये हमारा -1 -2 -3, ये संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं, एक को हम निगेटिव बोल सकते हैं और एक को नॉन निगेटिव बोल सकते हैं। और ऋणात्मक संख्याएं यानी कि इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से पॉजिटिव संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं ये हमारी होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 और आगे अनंत तक की संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं होती है। जिसमें एक आपका आता है 0। तो 0 हमारी कैसी संख्या है? तो 0 आप याद रखेंगे 0 सदैव धनात्मक संख्या है। 0 सदैव धनात्मक है, यह धनात्मक ही होती है, इसको याद रखेंगे।
दशमिक संख्या की बात करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की और होती हैं। एक होती है सम संख्या होती है और दूसरी होती है विषम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है भाई? ऐसी इवन नंबर की अगर हम बात करें तो ऐसी संख्या जो पूर्णतः 2 से भाज्य हो जाए, यानी कि 2 - 4 - 6 -8 है ना, उसके बाद हम देखेंगे 0 + 2 है ना, +4 +6, ये सभी हमारी क्या होती हैं? सम संख्या। इसमें 0 भी हमारी सम संख्या में ही आती है। और इन सम संख्याओं को हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको 2n के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 2n के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और विषम संख्या की बात करें तो हम इसको अगर हम देखें कि अगर हम ऑड लेते हैं, अगर हम ऑड बोले तो अगर हम विषम लेते हैं और विषम दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारी नंबर होंगी इवन, यानी कि सम संख्या प्राप्त होती है। तो सम संख्या अगर प्राप्त करना हो तो दो विषम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होती है। अगर हम विषम संख्या की बात करें तो 2 से भाज्य 9 हो, ऐसी संख्या जो 2 से भाज्य 9 हो उसको जैसे -3 -7 ना, -5 1 -1 +1 +3, ये सभी हमारी कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं जो 2 से भाज्य नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर अगर बात करें कि ऑड प्लस इवन, अगर हम सम संख्या और विषम संख्या दोनों को जोड़ें तो इन सम और विषम का योग क्या होगा? विषम होगा। बिल्कुल यहाँ पर ऑड ही होगा, यानी कि विषम। और अगर हम इवन प्लस इवन करें तो सदैव हमें इवन यानी कि सम मिलेगा, यानी कि दो सम संख्याओं का योग सदैव सम होता है। इसी प्रकार से अगर हम इसकी गुणा करें, देखिए अगर ऑड की गुणा करें ऑड में, ऑड गुणा ऑड आपका ऑड ही होगा, यानी कि दो विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव विषम ही होता है। अगर एक संख्या हमारी ऑड हो, विषम हो और एक संख्या हमारी इवन हो तो उसका गुणनफल सदैव इवन होगा। और अगर इवन मल्टीप्लाई इवन करें तो सदैव इवन ही होगा, यानी कि सदैव हमारी सम संख्याएं ही प्राप्त होंगी इसमें। तो आप देखेंगे कि भाई हमारी सम संख्या और विषम संख्याएं रियल नंबर, जिससे हम दो भाग में बांटते हैं, पूर्णांक और दशमलव संख्याएं। पूर्णांक को दो भागों में धनात्मक और ऋणात्मक, तो हमारे कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद अगर हम इन इंटीजर्स को देखें तो दो भागों में बांटेंगे, इवन और ऑड में बांटेंगे। इवन यानी कि इसे हम 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ऑड की बात करें तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो 2n प्लस माइनस 1 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं सदैव। 2n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो अगर आप बात करें तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी या सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी? तो इन सम और विषम में देख लेंगे एक बार कि इन संख्याओं को कैसे हम पहचानेंगे। सम और विषम को कौन कौन सी संख्याएं और किस प्रकार से लिखी जाती हैं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। देखिए हर एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि हमारी पहली संख्या कोई एक्स है, हमारी पहली संख्या, सबसे पहले तो आप एक नंबर लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
तो एक छोड़कर एक क्या होती है, विषम होती है। एक छोड़कर ये सभी विषम संख्या है और एक छोड़कर एक हमारी होती है सम संख्या। यानी कि सम और विषम संख्या के बीच का अंतर जो होता है सदैव बराबर होता है। अगर हम इसकी पहली संख्या को अगर हम x माने तो दूसरी संख्या x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4, चौथी x प्लस 6, पांचवी x प्लस 8, ऐसे ही। तो ये हमारी जो संख्या है ये सम और विषम दोनों के लिए है। लेकिन अगर लगातार कोई संख्या लिखना हो, लगातार प्राकृत संख्या लिखना हो, तो उसमें हम पहली संख्या x, दूसरी x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 लगातार उसको हम लिख सकते हैं, जो हमारी लगातार प्राकृत संख्या एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो सम और विषम को इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद हम डेसिमल को देखेंगे। देखिए, तो पूर्णांक संख्या को दो भागों में हम डिवाइड किए और एक हमारा रह गया कौन सा, दशमलव संख्या। दशमलव संख्या को दो भागों में बांट सकते हैं, एक है हमारा टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जिसे हम कहते हैं शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग जिसे हम शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव। ठीक है, तो ये हमारा शांत दशमलव और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत दशमलव। भाई शांत दशमलव क्या होता है, वे संख्याएं शांत दशमलव होती हैं जो पूर्णतः एक p बाई क्यू के रूप में हो, यानी कि 0.75, 0.63, 0.90, ये सभी हमारी जो है वो शांत है। अशांत क्या है भाई, तो अगर हम इसको उदाहरण में देखें तो लगातार आने वाली ऐसी संख्याएं जो बिल्कुल भी ना कटे, लगातार आती रहे, ऐसी संख्याएं नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, अशांत होती हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार की होती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारी दो प्रकार की होती है। नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार की होती है। तो संख्याएं अगर हम देखें तो हमारी संख्याएं दो प्रकार से बांटी जाती हैं, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वे होती हैं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है और q नॉट इक्वल टू 0, यानी जिसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या क्या होती हैं, जैसे 2/3, 4/7, 22/7, 1/3, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वे सभी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, जैसे हम √2, √3, √7, पाई, ये सभी संख्याएं हमारी होती हैं अपरिमेय संख्या। तो अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव की बात करें तो अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं परिमेय, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी एक, यानी कि एक तरह से हम बात करें तो परिमेय, और दूसरी हो जाएंगी अपरिमेय। तो परिमेय कौन सी होंगी, जैसे अगर हम बात करें 0.3 पर रेकरिंग लगा दें तो 3/9, 0.65 दोनों पर रेकरिंग है तो 65/99। तो ये हमारा रेकरिंग यानी कि बार जो लग गया आपका, ये क्या कर दिया, ये बार इसको कर दिया शांत, यानी कि परिमेय बना दिया, जिससे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय वे होती हैं
जिसे हम बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं लगा सकते, वो एक तरह से आते रहेगा अपरिवर्तित, यानी कि 3 4 5 7 6 1 9 3 2 7 वो लगातार आते रहेगा। और या इसे हम पी बाई क्यूब के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी जो संख्याएं हैं वो दो प्रकार की, और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। वे है हमारी भाज्य संख्या, एक है हमारी भाज्य संख्या और दूसरी है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं कॉम्पोजिट नंबर, और अभाज्य संख्याएं होती हैं प्राइम नंबर। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती हों, वे सभी संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी भी संख्या से भाज्य न हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे अगर हम भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या हमारी कौन सी है? तो देखिए एक बार सवाल आ ही गया था भाई, सबसे संख्या को अगर लिखें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भाज्य नहीं है। और ये दो जो है हमारी अभाज्य संख्या है, 3 भी भाज्य नहीं है स्वयं और एक के अलावा, तो ये आपका 4 बना। यानी कि हम बोल सकते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछे तो आपको बताना है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 ही है। और अब इसको हम 4 को हम फैक्टर के आधार पर भी देखेंगे आगे चल के, ठीक है। और अभाज्य संख्या की बात करें तो वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से भाज्य न हो, उनको हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 3 5 7 11 13, इस प्रकार से। तो 2 एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। वैसे अगर अभाज्य संख्याओं की अगर हम लिस्ट देखें तो 1 से, या हम यूं देखें तो हमारी अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 10 तक कितनी है ना? तो 1 1 नहीं, 2 3 5 7, आगे बढ़े 11 13 17 19 23 29 31 37 41, उसके बाद 41 के बाद 47, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और इसमें आपका 47, इसमें कुछ छूटा। तो ऐसे आपके जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं आपकी क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी, और इसी लिस्ट में आती है। अभाज्य संख्याओं में अगर हम बात करें तो इसका एक सेट, देखिए इसको आप स्पेशली आप लोग याद रखेंगे, जो 3 5 7 का एक सेट है, यह एकमात्र सेट है, एकमात्र अभाज्य संख्या का सेट है जिसमें बराबर अंतर है,
जिसमें बराबर अंतर है, यानी कि तीनों लगातार ऑड हैं और ये तीनों लगातार ऑड हैं और ये भी तीनों लगातार ऑड हैं लगातार, और इनमें बराबर अंतर है 2 का, तो 3 कंसेक्यूटिव ओड प्राइम नंबर इसको हम बोल सकते हैं, जो 3, 5, 7 जो कि एसएससी का बराबर क्वेश्चन आता है। अगर हम यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक के अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें तो 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर हैं और 51 से लेकर अगर हम 100 तक की बात करें तो प्राइम नंबर की संख्या है 10। ओवरऑल अगर 1 to 100 अगर हम इसके बीच में प्राइम नंबर की बात करें तो करीब 15, 10, 25 संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्याएं हैं। तो इन प्राइम नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? तो प्राइम नंबर को इन्हें हम सदैव 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में लिखा जाता है। ये हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा और है। भाज्य अभाज्य के बाद एक हमारा होता है सह अभाज्य। भाज्य अभाज्य के बाद अगर हम देखें तो एक होता है सह अभाज्य संख्याएं, यानी को प्राइम नंबर। तो ये हमारा को प्राइम नंबर ऐसा कहा जाता है कि भाई जो संख्याएं आपस में ना कटती हों, जैसे 2, 3 ले सकते हैं, 14, 13 और 17, 29 ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे परफेक्ट नंबर। तो सबसे छोटा देखिए, उसके बाद हम बात करें परफेक्ट नंबर की। अगर हम बात करें तो परफेक्ट नंबर क्या होती है? तो जैसे कोई संख्या अगर हम लेते हैं और उसका गुणनखंड का योग स्वयं उसके बराबर हो जाए, ऐसी संख्याओं को हम परफेक्ट नंबर के नाम से भी हम जानते हैं। जैसे सबसे छोटा परफेक्ट नंबर अगर पूछ दे कौन सा है, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर हमारा 6 है। तो 6 का अगर हम फैक्टर करें तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर होगा 1, इसका फैक्टर होगा 2, 3 और इसका फैक्टर होगा 6। तो स्वयं वही संख्या इसकी फैक्टर नहीं हो सकती है परफेक्ट नंबर में, और अगर हम इनको जोड़ें तो ये वही संख्याएं देती है। इस प्रकार 6 हमारा परफेक्ट नंबर है। ठीक है, आगे हम अगर बात करें तो और कौन कौन से परफेक्ट नंबर हो सकते हैं? तो परफेक्ट नंबर हैं 6, 28, 496। अगर बोले 3 अंकों की जो है आपकी बड़ी संख्या, सबसे छोटी परफेक्ट नंबर बोले, सबसे छोटी परफेक्ट नंबर वो हमारी है 496। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख लें कि भाई परफेक्ट नंबर आपका क्या होगा। उसके बाद हमने आपको फेस वैल्यू और आपका प्लेस वैल्यू ये सभी हमने आपका करा दिया। तो नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में आपने जाना, और इस प्रकार आगे हम लोग फैक्टर की बात करेंगे, आगे हम लोग फैक्टर पढ़ेंगे। तो इसमें अगर कोई भी त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए माफ करेंगे, इसको पूरा अच्छे से याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, और नंबर सिस्टम का निरंतर वीडियो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।